हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस 2022 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 16 सेट्स को कवर कर लिया। 16 सेट्स हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड इन दिस। और जैसा कि आपको पता है कि 12 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और साथ साथ में ही ये आपका जो सीरीज़ है पर्टिकुलरली आपकी जो चल रही है, ये आपके जो एई का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है, या फिर जो भी और भी एग्ज़ाम्स जो यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 17वें सेट के अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई विद रेफरेंस टू द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रेफरेंस के हिसाब से, तो फेज 2 फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड को दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। वहाँ पे आपको बात बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखिए, रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उसने अप्रूव किया है जी ई सी फेज़ 2 को, ठीक है। जी फेज़ 2 क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है, इसको अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, इसके लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो फेज़ 2 है। इससे पहले जीईसी के बारे में हम बात करें तो जीईसी 1 आपका आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ है गुजरात, आंध्रा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तमिलनाडु एंड राजस्थान, ठीक है। ये स्टेट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हुआ है पहले और अब कौन से स्टेट में रहेगा। तो जो पहला फेज़ था उसके अंदर इन स्टेट्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसके अंदर जो ग्रिड्स है, जो पावर ग्रिड्स होती है, इनका इंटीग्रेशन का काम हुआ है, इनको जोड़ने का काम किया गया है। और जिसके तहत जो है 24 गीगावाट की जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको उस पर काम किया गया है बेसिकली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका जी ई सी टू जो है बेसिकली, इसको क्लीन करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जी ई सी 2 की, सेकंड फेज़ की। तो सेकंड फेज़ में टारगेट रखा गया है कि जो पावर जनरेशन है वो आपका रहेगा 20 गीगावाट का। पहले में 24 गीगावाट था, इसमें 20 गीगावाट है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर जो रहेगा आपका रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, ये आपके 7 स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कितने स्टेट्स में? 7 स्टेट्स के अंदर, 7 स्टेट्स। वो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ द गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, पिछले जो स्टेट्स थे उसमें कुछ कॉमन थे, एक आधा कोई चेंज है। इन दोनों में एक आधा चेंज है, मतलब यूपी नहीं था पहले में, इस बार यूपी को ऐड किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 7 स्टेट है। तो पहले स्टेट में बात की गई है कि इट विल फैसिलिटेट ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन इन 7 स्टेट। बिल्कुल 7 स्टेट की बात करी गई है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर हो जाती है सही। अब ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये क्रिएट किया गया है 5 साल के लिए बेसिकली, फॉर द 5 ईयर दिस इज क्रिएटेड। 5 ईयर कब से कब तक? देखिए, 2021-22 के सेशन से चालू होगा, मतलब ये पिछले साल के सेशन से चालू हो चुका, क्योंकि अब हमारा सेशन कौन सा चल रहा है? 22-23 चल रहा है। 21-22 पिछले साल से चालू हो चुका है। और कब तक चलेगा? इट विल कंटिन्यू अप टू 25-26, 25-26 का जो सेशन होगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। बट यहाँ दिया गया कि ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी क्रिएटेड बाय 24। देखिए, 24 की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ तो 25-26 की बात हो रही है, 24 तो है ही नहीं यहाँ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, ठीक है। तो जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो करेक्ट आंसर आपका क्या मिलेगा? ये मिलेगा ओनली वन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें यहाँ पर कि कितना पूरा पैसा लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो लगभग आपका 12,000 करोड़ का जो फंड है वो लगभग इसके अंदर लगेगा, ठीक है। और जो दिया जाएगा बेसिकली सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने बात करी थी एक जो फर्स्ट फेज़ था उसमें 24 गीगावाट की बात करी थी हमने, सेकंड फेज़ में 20 गीगावाट की। बट यहाँ पर जो टारगेट है 2030 तक, 2030 तक, कि इस पावर इंटीग्रेशन को जो किया जाएगा, टारगेट अचीव करना है 450 गीगावाट तक का। 2030 तक हमें 450 गीगावाट तक का जो पावर इंटीग्रेशन है उसको कवर अप करना है, ठीक है। दिस इज़ आवर टारगेट।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट इन द आईएमएफ। देखिए आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे हम कहते हैं आईएमएफ। इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पैरी ओलिवर गुराचास। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चीफ इकोनॉमिस्ट आपके ये हैं। इन्होंने सक्सीड किया है गीता गोपीनाथ को। एक नाम आपने काफ़ी सुना होगा, गीता गोपीनाथ। ठीक है, पहले ये थी आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, आईएमएफ के अंदर। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है और ये जो है बेसिकली अब जो है प्रमोट होकर, मतलब आईएमएफ में ही डिप्टी मैनेजर की, बेसिकली पहले जो था ये डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे था, फिर इसको यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, अब गीता गोपीनाथ की बात करें तो ये जो पहली महिला हैं जो भारत की तरफ से हैं, फर्स्ट वुमेन है, नॉट भारत की तरफ से, दुनिया में भी कह लीजिए, ये पहली महिला है जिन्होंने इकोनॉमिस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट की जो पोस्ट है वहाँ तक पहुँची है। ठीक है, दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। हम बात करें अगर जो आईएमएफ की, तो आईएमएफ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिज़ाइन की गई है प्रमोट करने के लिए ग्लोबली। ठीक है, फॉर द मॉनेटरी कॉरपोरेशन के लिए, और इसकी जो शुरुआत हुई थी दैट इज़ 1944 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, और हेडक्वार्टर्स आपके वाशिंगटन डीसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके जो करंट टाइम पर एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है करंट टाइम पर मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, तो ऑप्शन ए पैरी ओलिवर गुराचास, ठीक है, ये इज़ द करेक्ट आंसर है। ये अभी करंट में क्या बने हुए हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं आईएमएफ के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में था। कच्चाई लेमन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए जो कच्चाई लेमन है, ये इसको बेसिकली एक जीआई टैग भी मिला हुआ है, कच्चाई लेमन को जीआई टैग भी इस लेमन को मिला हुआ है। और ये खबर थी लगभग आई थिंक 13 जनवरी की, 13th ऑफ जनवरी में ये खबर आई थी, न्यूज़ में था। बेसिकली 13th ऑफ जनवरी को 18वां एडिशन, 18th ऑफ एडिशन हुआ था ये कच्चाई लेमन फेस्टिवल। और ये 2 दिन का एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, और ये हो रहा है बेसिकली कहाँ पर, दैट इज़ इन उखरूल डिस्ट्रिक्ट। उखरूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, उखरूल डिस्ट्रिक्ट से मणिपुर के अंदर, मणिपुर, कच्चाई लेमन मणिपुर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, और ये हर साल मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है 2 दिन के लिए, ताकि जो लेमन का खेती करने वाले लोग हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सके। ठीक है, और उनकी जो सेल है वो बढ़ सके। ठीक है, और इस बार का जो 2020 में जो फेस्टिवल हुआ है उसका जो थीम था वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। वो थीम थी ऑर्गेनिक कच्चाई, दैट इज कच्चाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दिस वॉज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर 2022 की जो थीम थी कच्चाई लेमन फेस्टिवल की। ठीक है, तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस थिनर देन द मैन। देखिए आदमियों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी आपको लगता है ना भारी है, मोटी है, बच्चों की और जो महिलाएं हैं उनकी जो आवाज़ है वो पतली सी आपको देखने को मिलती है। ये क्यों होती है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है पिच। ठीक है, किस पिच पर खेल रहे हैं, क्रिकेट में आपने देखा होगा ना वर्ड आप यूज़ करते हैं, पिच पर खेल रहे हैं भाई, मैदान में जो पिच होती है उसे कहते हैं पिच, है ना। तो वही चीज़ है, पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। पिच क्या है, बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, साउंड का। इसकी वजह से जो साउंड है, मतलब जिसकी वजह से जो साउंड है उसे कहते हैं ग्रेव या श्रिल। ठीक है, पिच डिपेंड करती है किस पर, पिच डिपेंड करती है बेसिकली किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी और साउंड की बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर जो हम बढ़ा रहे हैं साउंड की, तो उससे क्या होगा कि जो पिच है, पिच भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, साउंड बिकम्स श्रिल एंड थिन। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पिच बढ़ेगी, तो पिच बढ़ेगी तो साउंड जो है वो थिन हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए श्रिल हो जाएगा। मतलब साउंड जो निकलेगी आपकी वो पतली निकलेगी और तीखी निकलेगी, मतलब ऐसे तीखी निकलेगी, मतलब होता है ना बच्चों को जैसे आवाज़ चिल्लाते हैं बच्चे रोते हैं तो बिल्कुल तीखा रोते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कानों में कोई चुभ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे साउंड कई बार
सुनने को मिलती है, ठीक है। तो जो थिन वॉइस है चिल्ड्रन एंड बच्चों की, वो इसी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दी हाई पिच। हाई पिच का कारण हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलेटेड है। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी से हाई पिच होगी, और हाई पिच होगी तो जो वॉइस है वो निकलेगी थिन या श्रिल, ठीक है। तो जो आपके बच्चों के अंदर या फिर जो लेडीज होती हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर कैन बी यूज फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं वो होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब वेरी हाई और एंड डिस्टेंट, वेरी हाई एंड डिस्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और वो टेम्परेचर जो बहुत ही ज़्यादा दूर पर है, मतलब एक दूरी वाली जगह पर है, उसको मेज़र करने के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर, सन का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब इस टेम्परेचर के अंदर जो जनरली हम बात करें ना कि टेम्परेचर जो मिनिमम जो रेंज ले सकता है दैट विल बी दी 800 डिग्री सेल्सियस। 800 से नीचे की जो वैल्यू है उसको ये मेज़र नहीं करता, उसके ऊपर की ही वैल्यू को ये मेज़र करता है, मतलब मिनिमम वैल्यूज जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी क्योंकि बात कर लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है ये हीट जो है, हीट कौन सी रेंज, मतलब -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होगा उसको मेज़र करने के लिए, देखिए -200 मतलब जो जमा हुआ बर्फ़ वाला इलाका वहाँ का टेम्परेचर भी आपका सॉरी थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो मेज़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेज़र करता है अप टू दिस इज अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो गैस थर्मोमीटर मेज़र कर सकता है, ठीक है। लिक्विड थर्मोमीटर जो होता है दैट इज ऑप्शन सी। लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर जो है मेनली मरकरी, दैट इज मरकरी या फिर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और जो मेज़र करता है टेम्परेचर बिलो -40, -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपको मेज़र करता हुआ दिखता है, ठीक है। और मरकरी जो है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली जो टेम्परेचर मेज़र करना है, वो उसकी जो एक रेंज है दैट विल बी द -40 टू 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -40 टू 350 डिग्री सेल्सियस के लिए आप लिक्विड थर्मामीटर, इसके अंदर मरकरी या अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करी गई है, तो मैक्सिमम आपका जो सन का टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इस्तेमाल होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के टाइम पर वाइल टचिंग द आयरन ब्लॉक, जब देखिए सर्दियाँ जब होती है, ठंड होती है, जब हम आयरन का ब्लॉक को टच करते हैं, आयरन का कोई लकड़ी, सॉरी नॉट लकड़ी, आयरन का कोई पीस पड़ा हुआ है, शीट पड़ी है या कोई रॉड पड़ी है, ठीक है। तो उसको जब टच करते हैं या फिर वुडन ब्लॉक को, जो देखिए एक लकड़ी का ब्लॉक है और एक लोहे का ब्लॉक है, ठीक है, मतलब कह लीजिए एक बक्सा, कह लीजिए एक बॉक्स है, लोहे का बना हुआ, एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है, इन दोनों को टच करते हैं जब सुबह सुबह हम सर्दियों के टाइम पर, हमें लोहे का बॉक्स जो होता है वो हमें ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों, ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए लकड़ी और लोहा इन दोनों के जो टेम्परेचर क्या है सर्दियों में सेम है। भाई जो एक कमरे के अंदर जो लकड़ी को टेम्परेचर फील हो रहा है, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है, वही लोहे को भी फील हो रहा है, टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। बट आयरन ब्लॉक्स जो है वो ठंडा फील होता है बिकॉज जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होता है, वो हाइयर होता है। भाई फील कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हुआ, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, ये दिस इज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हाई है, ये क्या है एटमॉस्फेयर में, भाई एटमॉस्फेयर का या फिर आप कह लीजिए कि ये जो इसका क्या टेम्परेचर लो है, ठीक है। ह्यूमन का हाई टेम्परेचर होने की वजह से एज कम्पेयर टू द रूम टेम्परेचर, आयरन जो है बेसिकली आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आयरन जो है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाइल जो वुड है आपका, वुड क्या होता है, दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज अ बैड कंडक्टर, दिस इज अ गुड कंडक्टर। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता है, ठीक है।
जब हम आयरन ब्लॉक को टच करते हैं तो जो हीट होती है हमारे हाथों से, ठीक है, हाथों से कहाँ फ्लो होती है, क्विकली आयरन ब्लॉक्स की तरफ जाती है। भाई जैसे आपका ये हाथ है, ये इस तरीके से आपका हैंड है सपोज, आपने आयरन जैसे ये हाथ है सपोज, ठीक है, हाथ आपने ये आयरन ब्लॉक को टच किया, आयरन ब्लॉक को टच किया तो जहाँ की जो गर्मी है 37 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कम है ना, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है आपके हाथों से क्विकली इनटू द आयरन ब्लॉक ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि देखिए नेचर में क्या होता है ना कि इक्विलिब्रियम, हर चीज़, देखो हर चीज़ जो है नेचर के अंदर इक्विलिब्रियम बनाना चाहती है। जहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा वाली जगह कम की तरफ मूव करना चाहती है, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा वो अटेन करने की फिराक में रहती हैं सारी चीज़ें। तो उसी वजह से जो आपको ये वाला पार्ट जो है वो ठंडा फील होता है, ठीक है। वाइल जब हम बात करें वुड की, लकड़ी का जो जहाँ पर कोई बॉक्स होगा उसको आप टच करेंगे, बिकॉज ऑफ बैड कंडक्टर है, आपको कोई भी ऐसा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। समझ गए कहानी क्या है पूरी राम कथा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है आयरन इज अ गुड कंडक्टर देन ऑफ हीट देन द वुड, इज अ सिंपल आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, बट थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर देता है कि ऐसा कैसे। तो उसके पीछे के जो भी लॉजिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। मेन डिफरेंस है जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द ऑयल टू राइज इन द ऑयल लैम्प। भाई देखिए जिन लोगों ने गांव से संबंधित हैं लोग, उन्होंने अपने बचपन में, यह हो सकता है आज की डेट में भी, लालटेन देखी होगी। ये बिहार में काफ़ी पॉपुलर है, जो एक पार्टी भी है वहाँ, उनको नाम ध्यान नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह भी है लालटेन, लैम्प पोस्ट जिसे भी कहते हैं आप, ठीक है। बट लैम्प पोस्ट में थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, बट ये लालटेन बेसिकली देसी भाषा में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर जो, या गांव के लोग जो बिलोंग करते हैं वो डिबिया आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। इस तरीके का एक कंटेनर होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी बाती टाइप की होती है, दिया टाइप का जैसे नहीं होता फ्लेम, और यहाँ से फिर आग निकलती है, और इसका जो थ्रेड होता है वो यहाँ पर ऑयल में डिप होता है। अब ऑयल यहाँ पर कैरोसिन यूज़ करते हैं, जो भी ऑयल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लेम टाइप का होता है, ठीक है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट या इस तरीके की चीज़ आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखी होगी, जहाँ पर अब चीज़ों को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए एक स्पिरिट लैंप आप यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो राइज करता है लैंप के अंदर, वाई, बिकॉज ऑफ दिस कैपलरी। क्योंकि देखिए जो आपका ये थ्रेड आपका ऑयल में डिप्ट है, इसके अंदर कई सारे पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, और वो सारे पोर्स जो हैं वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी चीज़ तो वो जलता रहेगा और ऊपर राइज होता रहेगा। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है कैपिलरी का, ठीक है। कैपिलरिटी आप जानते ही हैं कि जो पतली ट्यूब होती है, पतली ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो जो है वो क्या कहलाता है, आपका कैपिलरिटी। अब कहीं पर ट्यूब होता है, कहीं पर पतला स्पेस आपको देखने को मिलता है, छोटे छोटे स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं, और ये स्पेसेस आपको जैसे सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं, रूट्स वगैरह में, ठीक है। तो कैपिलरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को ध्यान आई अभी यहाँ पर कि जब बारिश होती है ना, हल्की बारिश होती है, तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि खेतों को प्लग कर देते हैं, मतलब खेतों को जोत देते हैं, ताकि जो कैपिल, देखिए जब बारिश हुई, ये खेत है आपका, बारिश होती है, पानी जो यहाँ पर भरा, तो जब पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये, या जो ग्रेविटेशनल फ्लो होगा उसकी वजह से पानी जो है अंदर चला जाएगा, वो इस लेयर के बीच में नहीं रहेगा। देखिए ये वाली क्या है, आपकी फर्टाइल लेयर है, यहाँ पर जो फसल आप बोते हैं उसकी जो जड़ें वगैरह हैं वो इसी रेंज में रहती है, ठीक है। जब पानी आपको यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ड्राई कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इसी लेयर पर सबसे ज़्यादा सनराइज भी आपको देखने को मिलती है। तो आफ्टर रेन कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्या करी जाती है, जुताई कर दी जाती है, प्लगिंग कर दी जाती है, ताकि जो कैपिलरी एक्शन यहाँ पर चल रहा है ना, ठीक है, वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग ऑल्सो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड। रेट ऑफ इवोपरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है कि देखिए ये होता है कि ग्रेजुअल चेंज होगा लिक्विड का वेपर फेज में। देखिए लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। और किसी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर, लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर
फ्रॉम द ओपन सरफेस, ओपन सरफेस से, किसी भी ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड से, उसे कहते हैं इवापोरेशन, सिंपल डेफिनेशन। इसके लिए जो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो पहला रहता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, देखो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि अगर जो टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन का जो रेट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ओपन सरफेस, एरिया ऑफ ओपन सरफेस, जो ओपन सरफेस जहाँ पर आपका पानी है, लिक्विड है, वहाँ का अगर जो एरिया क्या होगा, अगर जो एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि वेपर इमिशन रेट, वेपर इमिशन रेट, ठीक है। अब इवेपोरेशन की वजह से जो वेपर ऑफ द लिक्विड है वो क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है अबव द सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि जो वेट क्लॉथ होते हैं, गीले क्लॉथ होते हैं, वो आपके पंखे के नीचे जल्दी सूख जाते हैं। मतलब क्या होता है ना कि गर्मियों में आप कपड़े धो लीजिए, कपड़े धो के आप किसी चेयर पे पंखे के नीचे आप डाल देते हैं तो क्या होता है, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी द टेम्परेचर, ओपन सरफेस एरिया, वेपर इमिशन रेट। तीनों सही स्टेटमेंट है, तीनों फैक्टर्स आपके इवापोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, अमर जवान ज्योति जो है बेसिकली ये मर्ज कर दी गई है, अभी रिसेंटली मर्ज कर दी गई है किसके साथ में, जो नेशनल वॉर मेमोरियल, मेमोरियल फ्लेम है, उसके साथ में अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया। अमर जवान ज्योति कहाँ थी, जो इंडिया गेट था ना, आपने देखा हुआ होगा, जो आप दिल्ली गए होंगे कभी, तो इंडिया गेट में जो सेंट्रल पार्ट में एक फ्लेम जलती रहती थी, उसे कहते हैं अमर जवान ज्योति, उसे मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर फ्लेम के साथ में, ठीक है। और इस ज्योति की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी 1972 के अंदर, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट पूछी गई है 1972 में हुई थी, जब हमने पाकिस्तान के साथ, दैट मीन्स ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उस पर उसको आज़ाद कराया था, ठीक है। कब कराया था, 1971 का जो 71 का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब बांग्लादेश का जो वो हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तब हमने 72 में इसकी जो है रिपब्लिक डे की परेड में, मतलब रिपब्लिक डे के दिन इसको इनॉग्रेशन किया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उजाला स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, उजाला स्कीम बेसिकली ये किसकी स्कीम है, दिस इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आने वाली एक ये स्कीम है। इसके तहत जो है 7 साल तक, मतलब इसने 7 साल पूरे कर लिए हैं अभी तक, 7 साल पूरे कर लिए, 22 चल रहा है, 7 साल, दैट मीन्स 2015 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 2015। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग की हम बात करते हैं एलईडी लाइट्स की, ठीक है। एलईडी लाइट्स की, लाइट एमिटिंग डायोड्स के थ्रू जो बनी हुई लाइट्स हैं, उनको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एलईडीज है, दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ उजाला। उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। इसको शुरू किया था 2015 के तहत, और इसके अंदर ये टारगेट था कि जो 77 करोड़ के जो नॉर्मल बल्ब हुआ करते थे, जो फ्लोरेसेंट बल्ब हुआ करते थे, उनको रिप्लेस किया जाएगा किससे, एलईडी लाइट से, ठीक है। ये टारगेट था बेसिकली उस साल का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, रिसेंटली इंडिया सेकंड कोल टू मीथेन प्लांट, देखिए कोल्ड सीटीएम, दैट इज कोल टू मीथेन, इसका फुल फॉर्म है सीटीएम, कोल टू मीथेन। इंडिया के अंदर सेकंड कोल टू मीथेन प्लांट जो है वो स्टार्ट हुआ हैदराबाद के अंदर, नहीं देखिए सेकंड नहीं हुआ, पहला हुआ है, फर्स्ट जो हुआ है वो हैदराबाद में हुआ, सेकंड नहीं हुआ यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट। पहला कोल टू मीथेन प्लांट जो है वो शुरू हुआ हैदराबाद के अंदर। पहले स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, सेकंड लिख दिया इसने, है ना, पहला हुआ है। और ये इनोग्रेट किया गया था किसके द्वारा, बेसिकली ये इनोग्रेट हुआ है बेल के, जो आपका BHEL, दैट इज BHEL हैदराबाद का जो यूनिट है उसके द्वारा, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उस ओकेजन पर बेसिकली, ठीक है। और ये प्लांट जो है बेसिकली बिल्ड किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल के द्वारा,
सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। बेल की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, इसके द्वारा CTM। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया बट कोई नहीं, हम ऑप्शन को ही चेंज कर लेते हैं। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ओनली 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बेल की बात करें तो बेल की जो दिस इज बेसिकली लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये, ठीक है। इसकी जो करंट टाइम पर CEO है वो है नालिन सैगल, नालिन सिंगल, नॉट सैगल, दैट्स इज नालिन सिंगल। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1964 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8, भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इतनी आपको देखने को मिलती है वैक्यूम के अंदर, बट यहाँ पर वैक्यूम ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर जो हम बात करें जो टर्पेंटाइल ऑयल है, ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है 2.04 इंटू 10⁸8। ये तो पीछे का आपका सेम यूनिट है बट आगे की वैल्यूज जो है थोड़ी सी चेंजेस है। टर्पेंटाइल ऑयल ग्लास के अंदर आपको मिलती है 2 इंटू 10⁸8, नाइलॉन के अंदर आपको 1.96 इंटू 10⁸8 एंड वाटर के अंदर आपको देखने को मिलती है 2.25 इंटू 10⁸8, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम आपको कहाँ मिल रही है, दैट इज इन वाटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रही है, वाटर के अंदर, ठीक है, इन ऑप्शंस में से। अब बात करें तो एक ग्लास हो गया रॉक, नायलॉन हो गया आपका, एक होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट के अंदर भी जो इसकी स्पीड होती है दैट विल बी 1.96 इंटू 10⁸8। जो नायलॉन के अंदर होती है वही रॉक सॉल्ट के अंदर भी आपको स्पीड देखने को मिलती है किसकी, लाइट की, ठीक है। तो मैक्सिमम है वाटर के अंदर इन ऑप्शंस में से, बट अगर जो हम इन जनरल बात करें तो वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा आपको स्पीड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर सेट, आई थिंक 17 चल रहा था हमारा प्रैक्टिस सेट 17। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, सिंपल क्वेश्चंस थे। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के साथ हम धीरे धीरे आएंगे आगे, ठीक है। अभी भी सिंपल चल रहे हैं ताकि आपका फ्लो बनता रहे, है ना। दीज आर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC, UPPSC एंड ऑल फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक्स का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट करें भैया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।